Hello everyone, welcome back to my channel. So in our last video we have already discussed about the Government of India Act of 1858, no, which comes under company rule. So today we are going to study about this Indian Council Act of 1861 and 1892, no. So the rest remaining 4 subtopics ना जो हम लोग दूसरा दो ऐसा वीडियो में कंप्लीट करता है ना. If I will try to make this video in a single video then it will take a long duration. तो शायद बहुत ज़्यादा लंबा रहेगा ना. So it will be more better एक एक करके डिस्कस करने में. So today we are discussing about the Indian Council Act of 1861 and 1892 ना. So moving ahead to our topic. तो दिस वन ना ये हम लोग पढ़ चुका है. हाँ, गवर्नमेंट एक्ट ऑफ 1858. We have already discussed about this. Today we are going to discuss about Indian Council Act of 1861 ना. तो इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 में क्या होता है बोलने से वी विल टॉक अबाउट द काउंसिल एक्ट ऑफ 1861. देन इट स्टार्टेड द एसोसिएटिंग इंडियन विद द लॉ मेकिंग प्रोसेस ना. इंडिया को एक लॉ मेकिंग प्रोसेस में थोड़ा बहुत एसोसिएट किया गया था. नॉट फुल्ली बट हाँ थोड़ा बहुत हम लोग बोल सकता है. ये वर्ड यूज़ कर सकता है, ज़्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा ना. सो नंबर वन क्या बोलता है हम लोग का सम इंडियन टू बी नॉमिनेटेड एज नॉन ऑफिशियल मेंबर्स ऑफ वाइसरॉय लेजिस्लेटिव काउंसिल. क्या बोलता है वाइसरॉय का लेजिस्लेटिव काउंसिल में क्या है सम इंडियन टू बी नॉमिनेटेड और नॉन ऑफिशियल. वाइसरॉय का लेजिस्लेटिव काउंसिल में क्या करेगा नॉन ऑफिशियल मेंबर को क्या करेगा नॉमिनेट करेगा. नॉन ऑफिशियल मतलब क्या है नॉट ऑफिशियली ऑथोराइज राइट. ऑफिशियल मेंबर्स लोग कौन होता है हु इलेक्ट और हु नॉमिनेटेड फ्रॉम ब्रिटेन राइट. जो ब्रिटेन से आता है उसको ऑफिशियल मेंबर्स बोलता है. नॉन ऑफिशियल मेंबर्स जो वाइसरॉय को क्या करता है चुनता है नॉमिनेट करता है हम लोग का इंडियंस को ना. So second point is that number one तो हो गया ना. Number two is that decentralization giving legislative power to province of Madras and Bombay. So these are the very important points. ये हम लोग आगे में भी पढ़ चुका है ना. If you viewers are really aware of my video then आप लोग देखा है तो आप लोग समझ में आएगा. Decentralization ये हम लोग कब पढ़ा था. चार्टर एक्ट ऑफ 1833 है गिवन ए पावर टू. चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में क्या बोलता था सेंट्रलाइजेशन हो गया था. समझ रहा है ना. सेंट्रलाइजेशन मतलब क्या है ए होल पावर गिवन टू द वन पर्सन राइट. एक सेंटर एक पर्सन में देता था. तो क्या किया गया था प्रोविंस मद्रास और बॉम्बे में जो थोड़ा बहुत पावर बचा गया था लेजिस्लेटिव पावर ना जो कानून बनाने का पावर बचा गया था ना वो किस में चला गया था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया में चला गया था जो कि चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में बनाया गया ना. विलियम बेंटिक को लॉर्ड विलियम बेंटिक को चला गया था. तो ये इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 में क्या बोल रहा है डिसेंट्रलाइजेशन हो गया था. मतलब डिसेंट्रलाइजेशन इज व्हाट डिवीजन ऑफ पावर. ये वर्ड तो हम लोग बहुत बार सुना है ना सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन. इतना एक्सप्लेन करना भी जरूरी नहीं रहेगा. डिसेंट्रलाइजेशन मीन्स इट्स अ डिवीजन ऑफ पावर. तो यहाँ में क्या हो गया मद्रास और बॉम्बे को क्या क्या हो गया था अपना लेजिस्लेटिव पावर वापस मिल गया था ना. नाउ दे आर लाइक दे आर मच पावरफुल तो नहीं बोल सकते बट हाँ समहाउ दे गॉट सम पावर बैक ना. लेजिस्लेटिव पावर एक कानून बनाने का पावर वो लोग वापस मिल गया था ना. तो इसके बाद नंबर 3 में आता है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ बंगाल नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस एंड पंजाब. तो न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल का क्या किया गया था इस्टेब्लिशमेंट हो गया था. पंजाब को कब बनाया था 1879 में ना. और नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस को कब बनाया था 1886. एंड दिस वन बंगाल को कब बनाया बोलने से 1862 ना. तो दिस ऑल आर द डेट्स ना जो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू लेजिस्लेटिव पावर को काउंसिल को इस्टेब्लिश किया गया था. फिर नंबर फोर पे आता है पोर्टफोलियो सिस्टम. पोर्टफोलियो इज वर्ड पोर्टफोलियो सिस्टम क्या है बिफोर दैट पोर्टफोलियो को समझो. पोर्टफोलियो क्या है गिवन चार्जेस टू ए पर्टिकुलर मेंबर राइट. तो इसमें पोर्टफोलियो सिस्टम का इंट्रोड्यूस करने का रीज़न क्या है इसका एग्जांपल में हम एक बात समझाता है. हाँ इफ़ आई विल गेट ए कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड ना हमको एक रोड का कंस्ट्रक्शन देगा देन द फाइनल डिसीजन विल मेक बाय माई सेल्फ ओनली. आई वोंट बी लाइक आई वोंट बी गिविंग गोइंग फॉर द परमिशन. हम किसी को परमिशन मांगने के लिए हम नहीं जाएगा. अब हमको कंस्ट्रक्शन हमको दिया काम हमको दिया है ना. दे हैव गिवन मी ए चार्जेस राइट. तो हम ये काम को हम ही करना पड़ेगा. तो हम किसी को पूछने नहीं जाएगा ये काम हम खुद ही करेगा. दैट्स द रीज़न ये पोर्टफोलियो सिस्टम वाइसरॉय हर इंसान को दे दिया था. मतलब ये पोर्टफोलियो सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया था कि हर एक इंसान का एक चार्जेस ऑफ पर्टिकुलर गिवन चार्जेस टू ए पर्टिकुलर मेंबर. हर एक इंसान का एक चार्जेस रहेगा ना. वो
वो द्वितीय करना है, समझ रहा है ना। तो पोर्टफोलियो सिस्टम यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो गया था। आई नो इफ आई एम नॉट रॉन्ग देन लाइक आप लोग समझ रहा होगा ना पॉइंट को अच्छे से। ये फोर्थ हो गया। एंड फिफ्थ हुआ इशूइंग ऑर्डिनेंस। क्या हो गया था, वायसरॉय को फिर एक पावर मिल गया था इशूइंग ऑर्डिनेंस पावर इशू करने का ना। ऑर्डिनेंस मतलब आप लोग सिंपल वे में समझ सकता है, लो ना। तो यहाँ में इशूइंग ऑर्डिनेंस क्या हो गया था, इशूइंग ऑर्डिनेंस इशूइंग पावर क्या हो गया था कि वायसरॉय को एक पावर मिल गया था विदाउट डिस्कसिंग लेजिस्लेटिव काउंसिल ना। कुछ भी इमरजेंसी पड़ जाएगा ना, ए लॉ मेड व्हेन देयर इज सम इमरजेंसी, कुछ भी अगर इमरजेंसी आ जाएगा तब क्या करेगा वायसरॉय, जो किसी को डिस्कस नहीं करेगा, लेजिस्लेटिव काउंसिल को डिस्कस नहीं करेगा, वो सीधा क्या करेगा, अपना कानून बनाएगा, समझ रहा है ना। वो अपना क्या कानून बनाएगा वी डोंट नो, दैट्स विल डिपेंड ऑन द सर्कमस्टेंसेस ना, जो सिचुएशन पे डिपेंड करता है। पर इशूइंग वाइसरॉय को एक पावर मिल गया था इशूइंग ऑर्डिनेंस वाला ना। तो लेकिन ऑर्डिनेंस वो देते हुए भी उसमें भी एक एग्जम्पशन है ना। उसमें क्या हो गया था, ये इशूइंग पावर्स का वैलिडिटी बोले तो, या फिर ड्यूरेशन कितना तक इसका लॉ का ऑर्डर रहेगा बोलने से 6 मंथ्स ना। 6 मंथ्स का इसका ड्यूरेशन रहेगा, इट विल एंड अप इन 6 मंथ्स ना। जो भी लॉ बनाता है इमरजेंसी में, अगर वो कुछ भी लॉ बनाता है तो वो एंड अप कब होगा, 6 मंथ्स के बाद एंड अप होगा। So this was the all important topics ना of Indian Council Act of 1861. So moving ahead, ये टॉपिक पे नेक्स्ट वाला टॉपिक में आता है ना। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 ना। 1892 में क्या बोला गया था, हम बहुत ब्रीफली समझा रहा है जितना सकेगा हम। भले ही आई एम नॉट मिसिंग आउट सम पॉइंट्स, पर हम जितना सक रहा है हम पूरा एकदम डिटेल्स में समझा रहा है ना हर एक चीज़ को। जस्ट लाइक एज ऑलवेज आई सेड दैट हम हर एक चीज़ को पिन पॉइंट करके, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को पिन पॉइंट करके आप लोग का ऊपर ऊपर डिलीवर करता है ना। सो या जितना सकेगा आप लोग ये चीज़ को अच्छा से, इट विल बी मोर बेटर अगर आप लक्ष्मीकांत बुक को ना ओपन करके साथ में ये सब देखते जाएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि लक्ष्मीकांत इज ए बल्कियस बुक्स राइट। तो इसको आप सब नहीं पढ़ सकते, आप एक एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप हाईलाइट करके ही आप पढ़ना पड़ेगा। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स कम टू दिस इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 ना। सो इसमें नंबर 1 क्या आता है, नॉन ऑफिशियल मेंबर्स इंक्रीज इन सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। क्या बोलना चाह रहा है, इंक्रीज किया गया था, आगे में क्या गया था, नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को नॉमिनेट किया गया था ना वाइसरॉय जो। लेकिन इसमें क्या हो गया, इंक्रीज किया गया है नॉन ऑफिशियल मेंबर्स ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेटिव एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव। पर यहाँ में एक पॉइंट आप लोग को सबसे इंपॉर्टेंट बात समझ में क्या माइंड में दिमाग में याद रखना है बोलने से, एवरी नॉन ऑफिशियल मेंबर्स वे नॉमिनेटेड इन एग्जीक्यूटिव ओनली राइट। सिर्फ एग्जीक्यूटिव मेंबर्स में वो लोग नॉमिनेट किया गया था, लेजिस्लेटिव में नहीं। कानून बनाने के लिए वो लोग को नॉमिनेट नहीं किया गया था। तो कानून बना, ये अलग बात है कि कानून बनाने के लिए आगे में इंडियन को लेजिस्लेटिव पावर विद लेजिस्लेटिव मेंबर्स नॉमिनेट करेगा। पर फॉर नाउ 18 इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 में क्या किया गया था, सिर्फ एग्जीक्यूटिव में नॉमिनेट किया गया था ना। और इसमें एक कंडीशन भी क्या रहता था, एक कंडीशन भी था। कंडीशन क्या था, बट देयर इज अ सर्टेन कंडीशन लाइक दे हैव टू मेंटेन दैट देयर विल बी ऑफिशियल मेजोरिटी। ऑफिशियल मेजोरिटी मतलब आप समझ रहे हैं ना। एग्जांपल के तौर पे हम आप लोग को बोलेगा कि जैसे इफ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स इज लाइक आउट ऑफ टोटल 10 मेंबर्स है, हाँ 10 मेंबर से नॉन ऑफिशियल मेंबर्स कितना होगा, 4 होगा। तो ऑफिशियल मेंबर्स कितना होगा, डेफिनेटली 6। तो क्या कर रहा है ये क्या हो रहा है, ये ऑफिशियल मेंबर्स क्या हो रहा है, ये मेंटेन हो रहा है तो ना, ऑफिशियल मेजोरिटी को मेंटेन कर रहा है। तो इसमें ये बोल रहा है कि आपका जितना भी इंक्रीज करने से भी नॉन ऑफिशियल मेंबर्स, लेकिन ऑफिशियल मेंबर्स जो फ्रॉम ब्रिटेन का है उससे ज़्यादा नहीं होना है, एक मेजोरिटी को मेंटेन करके जाना है, समझ रहा है ना। सो जब मेंबर्स इंक्रीज हुआ है तो डेफिनेटली उसका फंक्शंस भी इंक्रीज होगा। तो फंक्शंस क्या बोलता है, फंक्शन जो इंक्रीज हो गए, फंक्शंस किसको देता है, फंक्शंस ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल को फंक्शन देता है ना। क्या में फंक्शन देता है, पावर ऑफ डिस्कसिंग बजट फर्स्ट टाइम। हाँ बजट पहले से चलता था, लेकिन इसमें क्या गया था, फंक्शंस ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल में क्या गया था, पावर ऑफ डिस्कसिंग बजट ना। ओनली इन लेजिस्लेटिव काउंसिल में, हाँ यहाँ में भी एक पॉइंट आप लोग को ध्यान रखना है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल में सिर्फ होता था, प्रोविंशियल काउंसिल में नहीं, हाँ। तो बजट डिस्कस करने का भी इसका थोड़ा पावर पावर मिल गया था। इट वाजन बट इट वाजन बिफोर ना, पहले ऐसा नहीं होता था। तो हम लोग का थर्ड पॉइंट में क्या आता है, नॉमिनेशन ऑफ सम इम्पोर्टेंट सम नॉन ऑफिशियल मेंबर्स ऑफ। जब ये कुछ हो गया था तब क्या हो गया था, नॉमिनेशन, नॉन ऑफिशियल मेंबर्स का नॉमिनेशन हो गया था। ये सब टॉपिक्स ए और बी में लिखा हुआ है ना। तो इसको अच्छा से देखना, हाँ ये थोड़ा सा आप लोग
अच्छा से नहीं देखेगा तो नहीं समझ पाएगा। इट विल बी मोर बेटर अगर आप लोग अच्छा से देख लेंगे। सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल बाय द वाइसरॉय ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल एट द बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स। ये क्या बोलना चाह रहा है, जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल है ना, उसका क्या होगा, बाय वाइसरॉय होगा ना। वाइसरॉय क्या करेगा, नॉन ऑफिशियल मेंबर्स क्या करेगा, वाइसरॉय विल नॉमिनेट एंड नॉन ऑफिशियल मेंबर्स ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ व्हाट, प्रोविंशियल रिकमेंडेशन ऑफ प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, क्या, बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स ना। बंगाल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स का रिकमेंडेशन का कारण से, रिकमेंडेशन से वाइसरॉय जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स चुनेगा, किसके लिए, काउंसिल, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए ना। ये ए हो गया ना, क्लियर है ना। अभी बी क्या बोलता है that of the provincial legislative council by the governor on the recommendation of the district board, municipalities, university, trade association, जमींदार्स एंड चैम्बर। या क्या बोल रहा है, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में क्या होगा, इसमें क्या होगा, गवर्नर को कौन रिकमेंड करना पड़ेगा, गवर्नर को रिकमेंडेशन देना पड़ेगा, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, म्यूनसिपलिटीज, यूनिवर्सिटीज, ट्रेड एसोसिएशन, जमींदार लोग क्या करेगा, रिकमेंड करेगा कि आप नॉन ऑफिशियल मेंबर्स चुनो। रिकमेंडेशन कौन करेगा, ये लोग करेगा गवर्नर को। ये समझ रहा है ना। तो आप लोग ये सब से क्या समझ में आ रहा है बोलने से, इनडायरेक्टली लाइक, अभी यहाँ में क्या हो रहा है, एक चीज आप लोग नोट करेगा तो पॉइंट टू बी नोट इज दिस, in any seats of the non-official members is nominated through the recommendation, right? So it means that the concept of indirect election have been practiced in this act। आप ये बोल सकता है ना, इनडायरेक्ट इलेक्शन का प्रैक्टिस किया गया है ये एक्ट में, आप इतना बोल सकता है ना। क्योंकि हर एक चीज जो वाइसरॉय या फिर जो गवर्नर था, वो लोग क्या किया था, किसी का रिकमेंडेशन करने के कारण से किसी को नॉमिनेट किया गया था ना। तो डायरेक्ट इलेक्शन तो नहीं था, लेकिन इनडायरेक्ट इलेक्शन का प्रैक्टिस किया गया है ना। सो या दिस ऑल फॉर टुडे है ना। तो जो हम लोग का नेक्स्ट वीडियो है ना, दिस ऑल फॉर टुडे, द रेस्ट वीडियो विल बी डिस्कसिंग ऑन द नेक्स्ट वीडियो। सो बिफोर कंक्लूडिंग द वीडियो, as always I used to say that if you really appreciate, if you really love the work which I'm putting in, if you really love the efforts which I'm putting, then please don't forget to subscribe my channel as well as like and share, thanks so much for being with me. See you on the next video. Take care.